हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल माई सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस अब अपन है हमारी नेक्स्ट वीडियो डेट इज एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है यार, एरिथ्रोसाइट्स कह लो या आरबीसी कह लो, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था यहाँ पे जनरली एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, ठीक है ना, एमबीबीएस में आने के बाद। तो वही है आरबीसी, ठीक है। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेंगे हिमेटोक्रिट और ईएसआर। देखो गाइस, एक बात बता दूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस वीडियो का है ना, 100% एक क्वेश्चन तो पक्का है यहाँ से, वो भले फिर एमसीक्यू क्यों ना हो, क्योंकि जनरली एमसीक्यू में भी एक ना एक बार हिमेटोक्रिट और ईएसआर पे पूछते ही है। यार ईएसआर कितनी कॉमन चीज, आपको मालूम है, आप कोई भी सीबीसी कराओ आपको नॉर्मली सीबीसी में ईएसआर मिल जाएगा। आजकल ईएसआर देखने को मिल जाता है, ईएसआर हर जगह लिखा होता है। और हिमेटोक्रिट वो भी इससे रिलेटेड ही है, वो अपन सब देखेंगे क्या चीज है क्या नहीं है, ठीक है। तो गाइज वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। और मतलब अलग अलग टॉपिक्स में अपन पढ़ेंगे, थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा रहेगा, बट मैं आपको इंटरेस्टिंग बना दूंगा इस वीडियो को, ठीक है, जिससे आपको डेटाज भी याद हो जाए। पहले फंक्शन देखेंगे, फिर शेप देखेंगे, साइज देखेंगे, कंसेंट्रेशन देखेंगे, आरबीसी का क्या है, हीमोग्लोबिन का क्या है, हिमेटोक्रिट क्या होता है, ईएसआर क्या होता है, लाइफ स्पैन क्या रहती है आरबीसी की, क्या प्रॉब्लम्स आती है, थोड़ा सा क्लिनिकल भी देखेंगे। तो बहुत मजा आने वाला है, ठीक है ना यार। आप लोगों ने आई होप केजीएफ देख ली होगी यार, मतलब अच्छी फिल्म है ना, आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। मैं अभी तक गया नहीं, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, बट हाँ बहुत सारे लोग जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो केजीएफ से ध्यान हटा करके आरबीसी पे लगाया जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, अरे हाँ, तो यार देखो एरिथ्रोसाइट्स है ना, उसके बेसिकली यार फंक्शंस अगर बात करें तो आरबीसी के क्या ही फंक्शन होंगे। देखो सबसे इंपॉर्टेंट, इट कैरीज हीमोग्लोबिन। इसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन। और इसी वजह से ये हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करता है, इस वजह से ये ऑक्सीजन को भी कैरी करता है, ठीक है। दूसरा इसके पास है कार्बोनिक एनाहाइड्रेज, एक एंजाइम है, ये मैं आपको रेस्पिरेटरी में पढ़ाऊंगा। ये दोनों चीजें कैसे काम करती है रेस्पिरेटरी में अपन देखते हैं, ठीक है ना। पढ़ाऊंगा मतलब मैंने पढ़ा दिया, आप लोग पढ़ लेना जब आपका स्कूल में आए टाइम, ठीक है ना। स्कूल क्या, कॉलेज में जब पढ़ाए आपको तो पढ़ लेना। इसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी होता है, इसी कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से अपना CO2 बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो पाता है, ठीक है। और एक और जो मेजर रोल है जो जनरली बच्चे को नहीं पता होता, वो ये है कि ये एक एसिड बफर, एसिड बेस बफर की तरह भी एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं वो एसिड बेस बफर की तरह काम करते हैं। और इसमें अपना एक इंपॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन है, मतलब एक तरीके से प्रोटीन है ना, वो है हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो वो हीमोग्लोबिन अपने आप में मतलब एक एसिड बेस बफर की तरह काम करेगा, और क्योंकि वो आरबीसी कैरी करता है तो वो एक तरीके से एरिथ्रोसाइट या आरबीसी का भी फंक्शन हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये अपने कुछ बेसिक फंक्शन रहते हैं, ठीक है, आरबीसी के। और अगर आरबीसी की शेप की बात करें तो इट्स अ कॉनकेव शेप। कैसा होता है ये, एक बाय कॉनकेव शेप में रहता है अपना आरबीसी, बाय कॉनकेव डिस्क कह लो या तो, ठीक है, बाय कॉनकेव डिस्क के फॉर्म में। और इसका जो डायमीटर रहता है, ठीक है, जो इसका डायमीटर रहता है वो अराउंड 7.8 म्यूएम के करीब रहता है, 7.8 माइक्रोमीटर, इंपॉर्टेंट डेटा, ठीक है, 7.8 माइक्रोमीटर। और जो इसकी थिकनेस है, अब यार क्योंकि ये बाई कॉनकेव है, समझ रहे हो कॉनकेव कैसा होता है, तो इसकी जो थिकेस्ट पॉइंट है, जो पेरिफेरी का पॉइंट है, ठीक है, जो वहां पे जो थिकनेस होगी वो इसकी अराउंड रहेगी 2.5 माइक्रोमीटर। और जो सेंटर में थिकनेस है, ठीक है, वो अराउंड रहती है 1 माइक्रोमीटर या लेस देन 1 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बाइकॉनकेव डिस्क के फॉर्म में रहेगा। और इसका जो अगर एवरेज वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, अगर इसके एवरेज वॉल्यूम की बात करें तो वो रहता है अराउंड 90 to 95 क्यूबिक माइक्रोमीटर, ठीक है, 90 to 95 क्यूबिक माइक्रोमीटर के अराउंड रहता है, ठीक है। वॉल्यूम नहीं कोई पूछेगा, जनरली थिकनेस भी नहीं पूछते, बट ये पूछते कि इसका डायमीटर क्या रहता है, ठीक है ना। तो बाइकॉनकेव डिस्क इस तरीके से इसका डायमीटर रहता है। और साथ में आप लोग एक बात ध्यान रखोगे कि यार सिर्फ आरबीसी एक बाइकॉनकेव डिस्क ही नहीं है, एक्चुअली ये अपना शेप बदल सकती है, ठीक है ना। तो एक्चुअली मैं इसको क्या कहूंगा, आरबीसी इज अ बैग दैट कैन बी डिफॉर्म्ड इनटू ऑलमोस्ट एनी शेप, क्योंकि यार कैपिलरीज हर जगह अलग अलग है, ठीक है, कहीं कहीं कैपिलरीज बहुत छोटी हो जाती है, तो एक्चुअली ये उनमें से स्क्वीज करके निकल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम रिजिड है, बट हाँ इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इतनी रिजिड है कि वो आराम से स्क्वीज कर जाती है, बर्स्ट नहीं करती, ठीक है। तो ये था इसका जो भी कहते हैं साइज एंड शेप। अब अपन बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी की, ठीक है। तो कंसंट्रेशन की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, ये भी हर जगह आपसे पूछा ही जाएगा। अगर मैन के अंदर बात करें और वीमेन के अंदर बात करें, मेल फीमेल, ठीक है, तो मेल के अंदर अगर बात करें तो अराउंड होता है 5.2 मिलियन, ठीक है, मिलियन के अंदर डेटा है पर MM क्यूब,
ठीक है। और हालांकि प्लस माइनस 0.3 का भी फर्क चलता रहता है, प्लस माइनस 0.3 मिलियन, ठीक है। और जो फीमेल है वो उसके अंदर 0.5 कम रहेगा, 4.7 मिलियन पर mm³ प्लस माइनस 0.3 मिलियन। तो ये एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी है जो कि एक हेल्दी एडल्ट मैन के अंदर मिलती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि अब आप लोग कहोगे कि बच्चों में भी इतना होता, नहीं, उनमें फर्क आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि डिसीज कंडीशन में भी इतनी रहती है, एक एडल्ट हेल्दी मेल के अंदर इतनी, एडल्ट हेल्दी फीमेल के अंदर इतनी रहती है। तो काफ़ी स्पेसिफिकली अपन चीज़ों को देखते हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कोई टीचर पूछे अच्छा कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी बताओ तो आप मुंह उठाए बोल लिए कि 5.2, ठीक है ना, ऐसे नहीं होता। थोड़ा सा अगर टीचर के सामने होशियारी मारनी है तो मैं सर को बोलो सर 5.2 नहीं होता, एक्चुअली इट्स एन हेल्दी एडल्ट, ठीक है ना। तो मतलब वो टीचर समझ जाएगा ज़्यादा होशियार बन रहा है, फिर वो आपसे हार्ड क्वेश्चन पूछेगा, तो ऐसा ज़्यादा होशियारी नहीं मारे, आंसर दे देना चुपचाप, ठीक है। हालांकि कुछ स्मार्ट टीचर होते हैं ना, वो जानबूझ के घुमाते हैं, उनको मतलब मजा आता है बच्चों को घुमाने में, ठीक है ना। आप घूमना मत, आप मुझसे पढ़ के जा रहे हो, मतलब आग ही लगा देना पूरी फिजियोलॉजी में। ऐसी ब्लड फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा कि ब्लड फिजियोलॉजी में आग लगा देंगे, ठीक है। तो अच्छा, आग लगाने से क्या होता है मालूम है ना, आग लगाने से प्लाज्मा प्रोटीन्स डिक्रीज होते हैं, तो क्या हो जाता है, ईडीमा। हालांकि होता नहीं ईडीमा, क्योंकि बर्न्स के साथ साथ लिवर प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाता रहता है, लेकिन अगर सीवियर बर्न हो तो ईडीमा देखने को मिलता है। इसे कहते हैं जोक में कॉन्सेप्ट बताना। मतलब मेरे को मालूम है आप लोग बोर हो गए मेरी बात से, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, हंस लिया करो यार, ठीक है। क्वांटिटी की बात करेंगे ऑफ हीमोग्लोबिन, कि हीमोग्लोबिन कितना होता है, ठीक है। तो अगर हीमोग्लोबिन की बात करें तो देखो एवरेज समझना, देखो एक होता है हिमेटोक्रिट, अगर नॉर्मल हिमेटोक्रिट है, हिमेटोक्रिट मैं अभी बताता हूँ हिमेटोक्रिट क्या होता है, ठीक है ना। अभी एक बार मानो हिमेटोक्रिट कुछ होता है, अगर हिमेटोक्रिट नॉर्मल है, ठीक है, और एक आरबीसी में, ठीक है ना, एक आरबीसी में एक नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन मिल जाएगा आपको इन 100 ml ऑफ ब्लड, ठीक है। तो 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन आपको मिल जाएगा इन 100 ml ऑफ ब्लड, और 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। ये सारे जो डेटा से इंपॉर्टेंट है, वरना मैं जबरदस्ती के आपको डेटा नहीं देता, बट इंपॉर्टेंट है डेटा। तो 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी करता है, तो एवरेज, ठीक है। ये जो मैंने आपको 15 ग्राम बताया, ये जनरली मेल्स के अंदर रहता है, ठीक है। फीमेल्स के अंदर अराउंड 14 ग्राम रहता है ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो एवरेज अगर अपन देखा जाए तो मेल के अंदर अगर अपन मल्टीप्लाई करें 15 इंटू 1.34, तो एवरेज आता है आंसर 20। तो मैक्सिमम 20 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी किया जा सकता है, ठीक है, पर 100 ml ऑफ ब्लड के द्वारा, बाय द 100 ml ऑफ ब्लड। और फीमेल्स में देखा जाए तो अराउंड 19 ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी किया जा सकता है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन थी, 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन रहता है 100 ml ऑफ ब्लड के अंदर। अगर हिमेटोक्रिट अभी के लिए मान लो आरबीसी, अगर आरबीसी का कंसंट्रेशन नॉर्मल है और एक आरबीसी में अच्छे से अपना हीमोग्लोबिन है, ठीक है ना यार। अगर मान लो आयरन की कमी है तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, तो फिर ये डेटास बिगड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो वो अलग कंडीशन है, एनीमिया की कंडीशन चली जाएगी। ऑफकोर्स आरबीसी हिमेटोक्रिट भी कमी हो जाएगा एनीमिया के अंदर। तो भी मैं आपको बताता हूँ वैसे हिमेटोक्रिट होता क्या है, तो समझते हिमेटोक्रिट क्या है। यहाँ से अपना मेन क्वेश्चन आ जाता है, और इसमें भी टीचर ना बहुत तेज है, उनको मालूम पड़ गया बच्चे आशीष अग्रवाल से पढ़ के आ रहे तो हिमेटोक्रिट के अच्छा से बता देंगे, तो वो क्या करते और आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछेंगे अच्छा तो मेजर्ड हिमेटोक्रिट क्या होता है, ट्रू हिमेटोक्रिट क्या होता है, ठीक है ना। बट ऐसा होगा नहीं, मुझसे पढ़ने वाला कोई भी बच्चे को ऐसा होगा ही नहीं कि कोई क्वेश्चन ना आए, ठीक है ना। तो देखते जाओ आप लोगों को कैसे पढ़ाता हूँ मैं, और ना कि यहाँ पे पूरी एमबीबीएस में आपकी बहुत हेल्प करेंगे मेरे कॉन्सेप्ट, मेरे तरीके, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है ना। तो हिमेटोक्रिट को देखते हैं, सिंपल सी बात है, ध्यान से समझना। हिमेटोक्रिट क्या होता है, द पोर्शन ऑफ ब्लड दैट इज आरबीसी, एज सिंपल एज दैट। आ गया समझ में? क्या हाँ क्या कर रहे हो, कुछ नहीं आया, समझो। द पोर्शन ऑफ ब्लड दैट इज आरबीसी, इसका मतलब है कि भाई ब्लड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, प्लाज्मा, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी, ठीक है। बट द पोर्शन ऑफ द ब्लड दैट इज आरबीसी, कितना परसेंटेज आरबीसी है उस ब्लड के अंदर, उसे कहते हैं हिमेटोक्रिट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि किसी की हिमेटोक्रिट वैल्यू है 40, इसका क्या मतलब है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 40% जो उसका ब्लड है उसमें क्या है, आरबीसी, ठीक है, और जो रिमेनिंग 60% है वो हुआ प्लाज्मा,
आ रही है बात समझ में? तो इसका ये मतलब अगर मैं कह रहा हूँ हेमाटोक्रिट 40 है, इसका मतलब 40% जो ब्लड है वो तो है आरबीसी, जो बचा हुआ रिमाइंडर होगा वो प्लाज्मा। अच्छा डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स क्यों नहीं? क्योंकि यार ये नंबर्स में होते हैं, ठीक है ना, ये बस थाउजेंड्स में होते हैं और ये अपना आरबीसी काय में है, मिलियन में, तो अपन इसको नेग्लेक्ट ही करते हैं। एक तरीके से मान लेते हैं कि हेमाटोक्रिट के अंदर ये आ गया, ठीक है, तो ऑलमोस्ट नेग्लेक्टेड है ये, ठीक है। तो अपन मेनली यही कहते हैं कि हेमाटोक्रिट अगर 40 है इसका मतलब 40% है अपने ब्लड सेल्स, ये कह लो आरबीसी, और जो बचा हुआ सारा है प्लाज्मा। So this is called hematocrit. Now I think you got the definition. The portion of blood that is RBC is called hematocrit. आगे बात समझ में? ओके। अब देखते हैं कि हेमाटोक्रिट एक्चुअली नॉर्मली कितना होता है। तो अगर नॉर्मली अपन हेमाटोक्रिट अगर अपन कहीं भी देखेंगे तो नॉर्मली आपको जो हेमाटोक्रिट है, ठीक है, वो मेल्स के अंदर तो अराउंड मिलेगा 42, ठीक है, और फीमेल के अंदर एवरेज मिलेगा 38 के अराउंड, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, मेल्स के अंदर 42, इसका मतलब उनके अंदर आरबीसी भी ज्यादा है, और यही मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर 5.7 मिलियन आरबीसी है पर एमएम क्यूब। तो वैसे भी उससे पता पड़ जाता 5.7 क्या 5.2 मिलियन पर एमएम क्यूब, तो इससे पता पड़ जाता है कि उनका हेमाटोक्रिट वैसे भी ज्यादा ही आएगा, ठीक है। तो आ रही है आपको बात समझ में कि मेल्स के अंदर होता है 42 हेमाटोक्रिट, इसका मतलब 42% आरबीसी है, बाकी जो रिमेनिंग है वो प्लाज्मा है, ठीक है। अब ये मतलब वेरी कर सकता है बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा वेरी कर सकता है आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि सबसे यार सिंपल सी बात है, हेमाटोक्रिट क्या है? अगर एक लेमैन में मैं कहूँ तो क्या है? आरबीसी ही तो है, कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी हुआ एक तरीके से, ठीक है, कितना परसेंटेज ऑफ आरबीसी उस ब्लड के अंदर, तो अपन एक बार के लिए उसको आरबीसी मान लेते हैं, ठीक है। तो हेमाटोक्रिट काय में इंक्रीज होगा? इंक्रीज इन हाइपोक्सिया, ठीक है। अगर मान लो कहीं पे मतलब अच्छे से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा अपनी बॉडी को, तो ऑफकोर्स आरबीसी बढ़ जाएंगे, तो हेमाटोक्रिट बढ़ गया। तो ये फिजियोलॉजिकल इंक्रीज होता है हेमाटोक्रिट का। तो इसका मतलब जो हाई अल्टीट्यूड पे लोग रह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की क्या रहती है, शॉर्टनेस, अल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन कम रहता है उनका, उसका प्रेशर, तो ऑक्सीजन कम मिलता है बॉडी को, तो ऑलरेडी आरबीसी उनके बड़े रहते हैं, तो हेमाटोक्रिट ऑफकोर्स बड़ा ही रहेगा। आगे बस समझ में? और कब इंक्रीज होगा? इंक्रीज इन पॉलीसाइथीमिया। यार पॉलीसाइथीमिया का मतलब एबनॉर्मल इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसी, तो एक्चुअली एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है। तो इसके अंदर भी आरबीसी बढ़ रहे थे, इसका मतलब हेमाटोक्रिट बढ़ गया। डिक्रीज कब होगा? लाइक इन हीमोलिटिक एनीमिया, किसी भी कारण से एनीमिया हो रहा है, भाई आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहे, ठीक है ना, तो उसकी वजह से अब आरबीसी डिस्ट्रॉय होंगे तो आरबीसी कम होंगे, तो एक प्रोपोर्शन या कंसंट्रेशन ऑफ पोर्शन ऑफ द ब्लड जो आरबीसी है वो कम हो जाएगा, तो वो डिक्रीज हो गया। या कह लो न्यूट्रिशनल एनीमिया, कि आपकी डाइट के अंदर आयरन आ ही नहीं रहा है ना, न्यूट्रिशनल एनीमिया, ये कह लो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यहाँ पे पर्टिकुलरली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बहुत कॉमन रहता है इंडिया के अंदर, तो आपकी डाइट में आयरन आ ही नहीं रहा, तो ऑफकोर्स हेमाटोक्रिट कम हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आरबीसी, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन कैसे बनता है? आयरन से, आपको बात मालूम होगी, आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। हीमोग्लोबिन में क्या है? आयरन से ही तो हीमोग्लोबिन बना है, और हीमोग्लोबिन आरबीसी में आएगा, तो अगर हीमोग्लोबिन ही नहीं बनेगा तो आरबीसी नहीं बनेंगे, तो ऑफकोर्स आरबीसी कम हो जाएंगे, मतलब हेमाटोक्रिट कम हो गया। तो वेरी नॉर्मल, ठीक है। आपको चीज़ आ रही है ना समझ में? अच्छा, तो अब यहाँ पे टीचर, यहाँ तक तो आप बता देते हो, ठीक है, जो आप पढ़ के आए होते हो, लेकिन यहाँ से टीचर बहुत अच्छे से डेविएट करता है आपको, वो पूछता है मेजर्ड हेमाटोक्रिट क्या होता है और ट्रू हेमाटोक्रिट क्या होता है। तो आप जो बता रहे हो ना, ये एक्चुअली मेजर्ड हेमाटोक्रिट है, जो अपन जनरली मेजर करते हैं, ठीक है। अगर मेजर की बात करें तो अपन इसको कैसे मेजर कर रहे हैं, समझो कि एक होती है हेमाटोक्रिट ट्यूब, ठीक है, हेमाटोक्रिट ट्यूब। इस हेमाटोक्रिट ट्यूब को अपन क्या करते हैं कि मतलब हेमाटोक्रिट क्या है, ऐसे देखा जाए तो फ्रैक्शन ऑफ ब्लड विच इज कंपोज्ड ऑफ आरबीसी, ठीक है। तो इस हेमाटोक्रिट ट्यूब में अपन ब्लड लेते हैं और इसको सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, एक साइड तो आरबीसी आ जाता है और प्लाज्मा प्लाज्मा अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आरबीसी है, इसी को तो फिर अपन मतलब क्या करते हैं, मेजर करके अपन बताते हैं कि भाई 42 आया है किसी के अंदर, तो ये हुआ मेजर्ड हेमाटोक्रिट। लेकिन एक्चुअली होता क्या है यार, तुम कितना ही कर लो पर सारे आरबीसी को तो चिपका नहीं सकते, उसके बीच में कुछ तो स्पेसिस होगी जिसके अंदर होगा प्लाज्मा। आ रही है बात समझ में? तो कुछ ऐसा नहीं होता कि सारे आरबीसी, मतलब इट इज इम्पॉसिबल टू कंप्लीटली पैक द रेड सेल्स टुगेदर, ठीक है। इस वजह से 3 से 4% प्लाज्मा जो होता है ना, वो हमेशा इन सेल्स के बीच में एंट्रैप हो जाता है, अटक जाता है, ठीक है। तो जो अपना ट्रू हेमाटोक्रिट है ना, वो 96% होता है इस वैल्यू का। आपको आ रही है बात समझ में? मतलब 3-4% प्लाज्मा आ जाता है उसके अंदर, तो वो भी अपन काउंट कर लेते हैं। एक्चुअली जो ट्रू हेमाटोक्रिट है वो 96% ही होता है। तो अगर ट्रू हेमाटोक्रिट की बात करें तो मेल्स में अराउंड होता है 40
और फीमेल्स में होता है 38। ठीक है, ये एवरेज है, ठीक है ना, प्लस माइनस 2-3 चलता रहता है, ठीक है, पर ये एवरेज है, गायटन का डेटा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये था मेजर्ड और ट्रू हेमाटोक्रिट का कॉन्सेप्ट कि भाई आप सारे आरबीसी को नहीं ज्वाइन कर सकते, 3 से 4% प्लाज्मा तो आएगा ही अंदर। ठीक है, जब आप सेंट्रीफिकेशन कर रहे हो तो उस वजह से अपना ट्रू हेमाटोक्रिट ये रहता है, बट अपन इसी पे चलते रहते हैं जनरली। तो सब क्लिनिशियंस को पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको आइडिया रहता है कि मेजर्ड को भी फिर कैसे डेटा में फर्क करना है। और मैंने आपको बताया था कि ये इतना ज़्यादा वेरी करता है ना, मतलब आप मानोगे नहीं कि एनीमिया के अंदर ये इतना कम हो जाता है। अगर सीवियर एनीमिया है तो 0.10 तक चीज़ें चली जाती है, मतलब कहाँ 40 की अपन बात कर रहे हैं, और एनीमिया के अंदर 0.10 तक फॉल हो जाता है। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया में इतना बढ़ जाता है, ठीक है ना, तो अराउंड 0.65 से ये बढ़ जाता है। यार एक सेकंड, यहाँ कुछ गलती हुई है, ठीक है ना, 0.10 तक आ जाती है बात। ठीक है, तो एक्चुअली गलती कुछ नहीं थी, एक्चुअली ये था कि 0.10 नहीं था, मतलब एक्चुअली अपन इसको 0.10 से लेकर वैसे ये 10 है, और पॉलीसाइथीमिया में अराउंड 65 हो जाता है। ठीक है ना, एक्चुअली यार मैंने अपने यहाँ पे क्या डेटा है ना, तो डेटा को मतलब मुझे थोड़ा सा डर लगता है डेटा बताने में, लोग क्या एग्रेसिव हो जाते हैं डेटा गलत बता देता हो तो एक्चुअली ये 65 के अराउंड हो जाता है पॉलीसाइथीमिया में, और एनीमिया में अराउंड 10 तक हो जाता है, 40 से गिर करके 10 तक आ जाता है एनीमिया के अंदर, और पॉलीसाइथीमिया में 65 तक भी आ जाता है। तो ये कोई डेटा काम का नहीं है, तो मैंने आपको बस बताया था कि ये इतना ज़्यादा वेरी करता रहता है। ठीक है, अगर कोई भी डिसीज कंडीशन रहेगी, कहीं भी आरबीसी में फ्लक्चुएशंस आएंगे तो। अच्छा, अब अपन बात करते हैं कि भाई ईएसआर का क्या सीन है। तो ईएसआर, एक्चुअली ईएसआर का फुल फॉर्म क्या होता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ठीक है गाइज, एक बात बताना यार, वीडियो की लेंथ ठीक है ना, मतलब ऐसा तो नहीं है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है या मैं वीडियो की स्पीड बढ़ाऊँ पढ़ाने की, मतलब मेरे को नहीं लगता। देखो, पूरी प्लेलिस्ट बनाऊंगा ना तो मैक्सिमम 1 घंटे का फर्क आएगा, और 1 घंटा ज़्यादा दे दूंगा तो आई थिंक तुम्हें अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी, वरना मैं तो बहुत जल्दी समझा सकता हूँ। ठीक है, बट मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ कि आपके दिमाग को धीरे धीरे सेटल होती रहे चीज़ें। वैसे ही अभी भी आप लोग एमबीबीएस में आए हो, ठीक है, तो चीज़ों को ईजी रखने के लिए। वैसे आप मुझे कमेंट में बताइए कि वीडियो की लेंथ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, अब नाम से पता पड़ रहा है कि एरिथ्रोसाइट सेडिमेंट मतलब नीचे आना, फॉल करना, डाउन करना, धीरे धीरे वो अपना सारा आरबीसी, अगर मैं किसी एक ट्यूब के अंदर, ठीक है, ये ट्यूब मान लो वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब है, इसके अंदर मैं ईएसआर देख रहा हूँ। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या, जैसे मैंने ब्लड डाला तो धीरे धीरे आरबीसी नीचे सेटल होना चालू कर देंगे। ठीक है, तो किस रेट से सेटल हो रहे उसे कहते हैं ईएसआर, कितना जल्दी सेटल हो रहे। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये एक्चुअली एंटी कोएगुलेटेड फ्रेश ब्लड लेते हैं, जिससे यार कोएगुलेशन ना हो, इसलिए अपन एंटी कोएगुलेंट मिला देते हैं। ठीक है, तो और अपन इन एरिथ्रोसाइट्स को सेटल होने देते हैं बॉटम के अंदर, और जिसके बाद नीचे नीचे आरबीसी आ जाएंगे, ऊपर ऊपर क्या आ जाएंगे, प्लाज्मा। इसके अंदर कोई अपन सेंट्रीफिकेशन नहीं कर रहे। ठीक है ना, ये फर्क है, सेंट्रीफिकेशन करते सारे आरबीसी को कंसंट्रेशन चेक कर लेते वो हो जाता हेमाटोक्रिट, बट अपन देख रहे कितने जल्दी ये कितना किस रेट से कितना टाइम लेकर के जो एरिथ्रोसाइट्स है वो नीचे आ रहे, तो उसे कहेंगे ईएसआर। ठीक है, द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स इज कॉल्ड ईएसआर, बहुत बेसिक सी डेफिनेशन। और अगर वैसे तो इसको यार अपन विंट्रो वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब किसी से भी मेजर कर सकते हैं, जनरली वेस्टर्न ग्रीन ट्यूब से मेजर करते हैं, और अगर उसके डेटा के हिसाब से चले तो मेल के अंदर ये अराउंड रहती है 15 मिलीमीटर पर आवर। इसका मतलब जो आरबीसी है वो 15 mm से नीचे सेटल हो रहे 1 घंटे में, 1 घंटे में 15 mm डाउन आ जाता है आरबीसी। आपको बात आ रही है समझ में? आई थिंक मैं आपको समझा पा तो रहा हूँ ना। आरबीसी 15 mm धीरे धीरे नीचे गिर रहे 1 घंटे में, एक्चुअली स्पीड हुआ, आप समझ रहे हो, किलोमीटर पर आवर हो जाता कि भाई आरबीसी 10 किलोमीटर पर आवर से सेटल हो रहे। ठीक है ना, वो तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो 15 mm पर आवर से सेटल हो रहे। और फीमेल के अंदर ये अराउंड रहता है 20 mm पर आवर। ठीक है, तो ये डेटा रहेगा अपना। अच्छा, ये एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर फीमेल में ज़्यादा ईएसआर। ठीक है, तो आप लोग गलत मत कर देना, अगर एमसीक्यू में आता है तो आप लोग अपोजिट मत करके आ जाना। जनरली फीमेल में चीज़ें कम रहती है, बट इसके अंदर ईएसआर में फीमेल के अंदर डेटा ज़्यादा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो मेल के अंदर 15 mm पर आवर, फीमेल के अंदर 20 mm पर आवर से ईएसआर मतलब ये अपने ईएसआर रहता है। अच्छा, तो इससे ये पता पड़ रहा है कि ईएसआर वैल्यू एक तो काय में इंक्रीज रहती है वुमेन में, ठीक है, या फीमेल में कह लो, और इंक्रीजिंग एज के साथ और ईएसआर बढ़ता ही है, और प्रेगनेंसी के अंदर भी ईएसआर बढ़ता है। आगे बात समझ में। और कुछ और कंडीशन है जिसके अंदर ईएसआर बढ़ता है, जैसे कुछ डिसीज कंडीशंस की मैं अगर बात करूं तो जैसे कि कुछ मैलिग्नेंसीज हो गई, इन्फेक्शंस हो गए, तो वहां भी ईएसआर बढ़ता है। मैलिग्नेंसीज, इन्फेक्शंस, या कुछ एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स प्रोटीन जो निकलता है, अगर आपने बायोकेमिस्ट्री पढ़ा हो
तो कुछ एक्यूट फेज रिएक्टेंट्स प्रोटीन्स होते हैं जिनमें इन्फेक्शन में बढ़ते हैं, ठीक है। कुछ क्रॉनिक डिसीज हो गई, ये सब जो चीज़ें होती है ना, इन्फेक्शन, मैलिग्नेंसीज, डिसीजेज, इनके अंदर ईएसआर बढ़ता ही है। बट एक बात आप ध्यान रखेंगे, इसका ये मतलब नहीं कि अगर ईएसआर बढ़ा है इसका अंदर डिसीज है ही, ठीक है ना। हाँ, पर ऐसा होता है, समझना, ऐसा होता है कि मतलब ये एक नॉन डिस्क्रिमिनेटरी टेस्ट है, ये कोई एब्सोल्यूट टेस्ट नहीं है कि ईएसआर बढ़ गया मतलब इनमें से आप सेलेक्ट कर लोगे कि ये डिसीज है। एक्चुअली बस ये है कि अपन ईएसआर से फॉलो कर सकते हैं कि अपना जो अपना दवाइयाँ दे रहे वो सही काम कर रही कि नहीं। एक्चुअली ये प्रोग्नोसिस के काम आता है, काय में प्रोग्नोसिस के काम में ईएसआर काम आता है, ठीक है। इट इज बेस्ट यूज टू फॉलो द कोर्स ऑफ अ डिसीज एज अ प्रोग्नोस्टिक टेस्ट, कि अगर मान लो अपन किसी इन्फेक्शन या मैलिग्नेंसी को ठीक कर रहे हैं तो अपन फिर ईएसआर चेक कर सकते हैं कि कम हो रहा है कि नहीं। अगर ईएसआर कम हो रहा है इसका मतलब हाँ अपनी मतलब दवाइयाँ या प्रोग्नोसिस सही हो रहा है, गुड प्रोग्नोसिस। अगर और ईएसआर बढ़ रहा है मतलब बैड प्रोग्नोसिस की तरफ जा रहा है। तो इट्स नॉट अ डिस्क्रिमिनेटरी टेस्ट, इट्स एक्चुअली अ प्रोग्नोसिस फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ अ डिसीज, ठीक है। तो ये था अपना ईएसआर। अच्छा, इसमें एक टीचर और क्वेश्चन पूछता है कि मैलिग्नेंसीज, इन्फेक्शन, क्रॉनिक डिसीज में क्यों बढ़ जाता है ईएसआर, ठीक है। अब होता है क्या यार, जैसे मैलिग्नेंसीज, इन्फेक्शन होते हैं, ये एक्चुअली डिसीज है। तो इसके अंदर क्या होता है कि भाई इन्फेक्शन हुआ तो इम्यूनोग्लोबुलिन बढ़ गए, ठीक है, फिब्रिनोजन भी बढ़ जाते हैं और कुछ एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन्स होते हैं। अब ये अपने आप में एक बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक रहता है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है, एग्जाम में काफी पूछा जाता है। एक्यूट फेज रिएक्टेंट मतलब जो इन्फ्लेमेशन के टाइम पे जो प्रोटीन्स बढ़ जाते हैं उन्हें कहते हैं एक्यूट फेज रिएक्टेंट प्रोटीन्स, ठीक है। तो इनके बढ़ने से क्या होता है पता है, जो आरबीसी होते हैं ना वो स्टैक करते हैं, आरबीसी एक दूसरे पे स्टैक करते, चिपक जाते, जिसे कहते हैं रोलैक्स। क्या कहते हैं? रोलैक्स। इसे कहते हैं रोलैक्स का बनना, रोलैक्स फॉर्मेशन। और इस वजह से आरबीसी का वेट बढ़ गया तो वो जल्दी जल्दी सेटल होते हैं। इस वजह से ईएसआर इन इन्फेक्शन, डिसीज, इन सब में बढ़ जाता है। सो आई थिंक आपको आ गई होगी बात समझ में कि ईएसआर का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, ईएसआर कैसे काम कर रहा है, क्या होता है ईएसआर, कैसे अपन मेजर कर रहे हैं, ठीक है, क्या इसका डेटा है, कब कब बढ़ जाता है, ठीक है, किस तरीके से इसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक। तो ये सब था ईएसआर के बारे में। अब अपन लास्ट टॉपिक पे देख रहे हैं लाइफ स्पैन। एक्चुअली ऐसा क्या हो रहा है कि भाई आरबीसी की लाइफ स्पैन, वैसे आप लोगों को मालूम होगा आरबीसी की लाइफ स्पैन क्या है, 120 डेज और 4 मंथ्स के अराउंड, 30 डेज के एवरेज में अगर अपन देखें तो, ठीक है। तो 120 डेज इसकी लाइफ स्पैन रहती है आरबीसी की। तो ऐसा होता क्या है, देखो यार आरबीसी जो है ना उसके अंदर ना तो न्यूक्लियस है, ठीक है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। तो वो आरबीसी के अंदर लेकिन क्या है, साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स तो है, ठीक है, उसके अंदर एंजाइम्स तो है, लेकिन ये सब न्यूक्लियस नहीं है तो क्या हुआ, एंजाइम्स तो है। तो उस वजह से क्या होता है, वो अपना छोटा मोटा मेटाबॉलिज्म करता रहता है, मतलब ग्लूकोज को तो एटलीस्ट मेटाबोलाइज कर देता है और कुछ एटीपी जनरेट करता रहता है, ठीक है, एटीपी अंदर बनते रहते हैं। और उस वजह से क्या होता है, इसका पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम, इसकी मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी सब कुछ अच्छे से बना होता है, क्योंकि अच्छे से आयंस अंदर बाहर जा रहे हैं, क्योंकि एटीपी बन रहे थोड़े बहुत। लेकिन होता क्या है, जैसे जैसे कुछ टाइम बीतता है, जो कि अराउंड अपन लेते हैं 120 डेज, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, इसके सारे मेटाबॉलिक सिस्टम जो है ना वो लेस एक्टिव होते जाते हैं, ठीक है। सेल ओल्ड होता जाता है, वैसे वैसे मेटाबॉलिक सिस्टम कम होते जाते हैं, लेस एक्टिव होते जाते हैं। और जो इसकी मेम्ब्रेन है ना वो फ्रेजाइल होती जाती है। क्या होती है, काफी फ्रेजाइल होती है। तो इस वजह से क्या होता है, अब ये कहीं भी जाएगी, ठीक है, तो ये रप्चर हो सकती है, ठीक है ना, कैन इजिली रप्चर, ठीक है, क्योंकि यार इसको ना बहुत सारी कैपिलरीज के थ्रू स्क्वीज करना है, तो ये वहां पे इजीली रप्चर हो सकती है, क्योंकि अब इसके मेटाबॉलिक सिस्टम काफी कमजोर हो गया, तो इसकी मेम्ब्रेन अब थोड़ी सी वीक सी हो गई, फ्रेजाइल हो गई। तो कहना का मतलब ये है कि अराउंड 120 डेज बाद इसकी मेम्ब्रेन इतनी फ्रेजाइल हो जाती है कि ये डिस्ट्रक्ट हो सकता है। और जनरली ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट होता है, ठीक है, जनरली ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट होता है स्प्लीन के अंदर, काई में, स्प्लीन में। जो अगर आपने हिस्टोलॉजी पढ़ी हो, जो कि आप पढ़ोगे एनाटॉमी के अंदर, ठीक है ना, हिस्टोलॉजी जो रहती है, स्प्लीन के अंदर जो रेड पल्प वाला एरिया होता है, जब इसमें से स्क्वीज करता है अपना आरबीसी तो वो वहां पे हिमोलिसिस कर जाता है, क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन काफी फ्रेजाइल है। अच्छा, कुछ और भी कंडीशंस होती है जिसके अंदर मतलब मेम्ब्रेन ऑलरेडी, जैसे कि अगर शेप चेंज हुआ, कहने का मतलब मान लो शेप चेंज हुआ, एज इन हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस क्या होता है, कंजेनिटल कंडीशन है जिसके अंदर आरबीसी कैसा होता है, स्पेरिकल हो जाता है, ठीक है। और ये स्पेरिकल आरबीसी अब इजीली स्प्लीन में से निकल नहीं सकता, ठीक है ना, तो इस वजह से ये ट्रैप हो जाता है और वहां पर डिस्ट्रक्ट हो जाता है। तो वहां भी ये डिस्ट्रक्ट हो रहा है, ठीक है। एक तो सेल्फ डिस्ट्रक्ट की कंडीशन हो गई, एक शेप चेंज की वजह से कैसे हो रहा है, एक होता है एंजाइम डेफिशिएंसी, ठीक है, जैसे कि एंजाइम डेफिशिएंसी लाइक
एज G6PD डेफिशिएंसी। ठीक है, G6PD डेफिशिएंसी आपको पता होगा, G6PD डेफिशिएंसी की वजह से भी इजीली हिमोलिसिस हो जाती है। अगर मान लो कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आया, ठीक है, एक्चुअली क्या होता है G6PD जो है ना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, ये क्या करता है, अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट ग्लूटाथायोन, इनको बनाए रखता है। अब ये नहीं होगा तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं होंगे, और उस वजह से जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आएगा, कोई भी मेटाबॉलिक स्ट्रेस आ गया, कोई भी स्ट्रेस आ रहा है, ऑक्सीजन की कमी या किसी भी तरह का स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, तो उस वजह से ये क्या होता है, हिमोलिसिस कर जाता है। तो एंजाइम डेफिशिएंसी से भी हिमोलिसिस हो सकती है। और जैसे ये हिमोलिसिस करेगा, क्या करेगा, ये हिमोलिसिस करेगा, ठीक है, तो हिमोलिसिस करेगा तो सारे इसके जो कंटेंट्स है वो तो निकल गए। मेनली एक और जो कंटेंट जो इसका अपना था, जो अपन पढ़ रहे थे, वो था रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन। अब इसमें से हीमोग्लोबिन निकलेगा। अब ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, ये भी टूटता है किसकी मदद से, मैक्रोफेजेस की मदद से। मैक्रोफेजेस इसको आयरन में तोड़ देता है, ठीक है, और इसका जो पोरफायरिन रिंग है उसका ये बना देता है बिलीरुबिन। एक्चुअली मैक्रोफेजेस पूरी बॉडी के इसको तोड़ सकता है, बट मेजरली जो लिवर के अंदर जो होते हैं कफर सेल्स, जो कि मैक्रोफेजेस, ये लिवर के अंदर मैक्रोफेजेस को कहते हैं कफर सेल्स। क्या कहते हैं, कफर सेल्स, या फिर कह लो मैक्रोफेजेस ऑफ बोन मैरो, स्प्लीन, ठीक है, मेनली ये यहाँ पे टूटता है, या तो मैक्रोफेजेस ऑफ लिवर दैट इज कफर सेल्स, या मैक्रोफेजेस ऑफ बोन मैरो, स्प्लीन, ये लोग उसको तोड़ते हैं और आयरन और बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर देते हैं। ये आयरन जो है ना, ये ट्रांसफेरिन मैंने आपको बताया था, ट्रांसफेरिन एक प्लाज्मा प्रोटीन है, ये इसको ले लेगा, इस आयरन को मतलब बाइंड कर लेगा और वापस से लिवर में चले जाएगा हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, या फिर बोन मैरो में चले जाएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, ठीक है। और जो बिलीरुबिन है, ठीक है, ये बिलीरुबिन लिवर के द्वारा, मतलब लिवर से वापस एक्सक्रीट हो जाएगा इन द बाइल, ठीक है, ये बिलीरुबिन बाइल के अंदर अपनी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है, इसे कहते हैं भाई कैसे अपना पूरा क्लियर हुआ आरबीसी, ठीक है। तो देखा जाए, अगर मैं आपको एक फटाफट समरी में बताऊं, जो अपन ने कुछ डेटाज देखे, ठीक है ना, देखो यार, सबसे पहले मैंने आपको आरबीसी बताया कि इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है। अब आरबीसी इसके फंक्शन देखे, उसका शेप देख लिया अपन ने, ठीक है। इसके शेप में सबसे जो इंपॉर्टेंट डायमीटर था वो आपको ध्यान रखना है, क्या था, 7.8 माइक्रोमीटर, ठीक है, मैं भी भूल गया था 7.8 माइक्रोमीटर के अराउंड रहता है, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन आपको ध्यान रखनी है, कितनी, 5.2 मिलियन, और फीमेल के अंदर 0.5 कम, 4.7 मिलियन, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन आपको मालूम होनी चाहिए, दैट इज 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, और फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.34 ml से, तो 20 ml ऑफ ऑक्सीजन क्रिएट होता है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं हिमेटोक्रिट। आपको हिमेटोक्रिट मैंने आपको बता दिया क्या होता है, इट इज पोर्शन ऑफ ब्लड दैट इज आरबीसी, ठीक है। मेल के अंदर अराउंड 42, फीमेल के अंदर 38, और अगर ट्रू हिमेटोक्रिट की बात करें तो 4% कम हो जाता है, तो 40 एंड 38 हो जाता है। ईएसआर की बात करें तो अपन जनरली वेस्टर्न ग्रीन से नापते हैं, ठीक है। और ठीक है ना, सब चीज़ें आई गई होगी आपको समझ में, कितना रहता है, 15 mm/h मेल्स के अंदर, फीमेल्स के अंदर 20, ठीक है। और फिर मैंने आपको बता दिया लाइफ स्पेन और ये कैसे डिग्रेड हो रहा है। तो ये सब तो आपको बता दिया आरबीसी की बात की कहानी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई आरबीसी बना कैसे, उस प्रोसेस को कहते हैं एरिथ्रोपोइसिस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ब्लड फिजियोलॉजी, दैट इज इनफाइनाइट स्टार, मैं इसको देना चाहूंगा, जो कि अपन अगली वीडियो में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी हद नहीं है। ब्लड से क्वेश्चन आएगा तो या तो एरिथ्रोपोइसिस आएगा, या फिर एक मेजर इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, कि भाई वो क्या कंडीशन है, ठीक है। तो और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, ठीक है ना, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। और गाइस स्पीड सब सही है ना आप लोगों को, मतलब कैसा लग रहा है यार, आप लोग कमेंट करो, समझो मेरी बात को। मैं हर कमेंट का जवाब इसीलिए देता हूँ क्योंकि किसी भी बच्चों को ऐसा ना लगे कि यार मेरा कमेंट पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तो ऐसा इसीलिए मैं हर चीज़ का जवाब देता हूँ, एटलीस्ट लाइक तो करता ही उस कमेंट को, हार्ट तो देता ही हूँ कि भाई मैंने तेरा कमेंट पढ़ लिया है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, उससे मैं काफ़ी मोटिवेट फील करता हूँ। यार देखो मेरे बगल वाला कमरा वाला पढ़ रहा है अभी 3rd ईयर का, अब मैं क्या सोचता हूँ कि यार मैं पढ़ूँ कि पढ़ाऊँ, तो फिर मुझे अब क्या रात को जाग करके 3rd ईयर की मैं पढ़ाई करूँगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा, वरना इट्स वेरी डिफिकल्ट यार टू कंटिन्यू ऑन द चैनल। यूट्यूब चैनल बनाना बहुत मेहनत का काम है, वो आप लोग नहीं समझते होंगे, आई नो, क्योंकि आप लोग को लगता है 10 मिनट की वीडियो में क्या ही काम किया होगा बंदे ने, तो कोई बात नहीं। और यार आप लोग यार शेयर नहीं करते, मेरे को बहुत सारे लोग बोलते हैं यार हम तो, कुछ लोग तो मुझे डायरेक्टली बोलते हैं हम तो शेयर नहीं करेंगे, हमें शर्म आती है। देखो यार कुछ अगर ऐसे लोग हैं तो आप लोग यार वीडियो को लाइक करो। अब क्या होता है, वीडियो को लाइक करने से ना, जैसे आप वीडियो को लाइक करते हो ना तो यूट्यूब को लगता है ये वीडियो लोगों को अच्छी लग रही है, तो कभी भी कोई इससे रिलेटेड टॉपिक सर्च करेगा ना तो ऑलरेडी मेरी वीडियो शो हो जाएगी स्क्रीन के ऊपर।
तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा शेयर करने का तरीका है। सो आई होप आप लोग लाइक करोगे, ठीक है। और इंस्टा आईडी को यार, इंस्टा के लिंक को फॉलो करो, वहाँ पे कुछ नया करने वाला हूँ मैं, तो थोड़ी सी ऑडियंस क्रिएट कर रहा हूँ जिससे स्टार्ट कर सके वो नया काम। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।